देखो, अब जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग, मैंने आप लोगों को कैपिटल बजटिंग का एक बेसिक कंसेप्ट बताया था कि कैपिटल बजटिंग का मतलब होता क्या है। तो वहां मैंने समझाया था कैपिटल बजटिंग मतलब क्या होता है, एक तरह का कौन सा डिसीजन, इट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना। कैपिटल बजटिंग मतलब कौन सा डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट को, कि इन्वेस्टमेंट के अंदर हमको प्रॉफिट होगा नहीं होगा। और ये क्या होता है, फोरकास्टिंग होती है कि आने वाले समय में हमारा कैश फ्लो क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग कैपिटल बजटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड आर टू क्रूशियल फाइनेंशियल फंक्शंस। मतलब फाइनेंसिंग, ध्यान दो, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड आर टू क्रूशियल फाइनेंशियल फंक्शंस। द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, also termed as capital budgeting, require number of decisions to be taken in a situation in which funds are invested and expected over a long period. मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड को एक और नाम से क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। इन्वॉल्व करता है अलग अलग तरह के डिसीजन एंड सिचुएशन, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है लॉन्ग पीरियड में। द टर्म कैपिटल बजटिंग मीन्स प्लानिंग फॉर अ कैपिटल असेट. इट इन्वॉल्व प्रोजेक्ट प्लानिंग, commercial evaluation of project to know in advance feasibility and financial viability of the project. The term capital budgeting decision means a decision whether or not money should be invested in long-term project such as setting of factory or installation of machine or creating additional capacity to manufacture part which at present may be purchased from outside. मतलब बता रहा है बजटिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। It includes financial various proposal regarding expenditure to evaluate various proposal to evaluate the impact on financial condition of the company. If in any business the commitment of fund in land, building, equipment, stock and other type of asset must be carefully made. Once a decision to acquire fixed asset is taken, it becomes very difficult to reverse that decision. The expenditure on plant and machine and other long-term asset affect operation over a period of year. It becomes commitment that influence long-term prospect and the future earning capacity of the firm. तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे कि बजटिंग की नेसेसिटी क्यों है, क्यों आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इरिपेरेबल है। आज आप मान लो सोचो 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, 2 साल बाद पता लगा वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा बिजनेस को। तो केयरफुल प्लानिंग करना ये होता है बजटिंग के अंदर, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझना, बजटिंग के अंदर इवेल्युएट करना कैसे, मतलब हाउ टू इवेल्युएट अ प्रोजेक्ट इन बजटिंग। बिफोर एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज प्रपोजल शुड बी टेकन कंसिडरेशन. For evaluation of budgeting, any method may be used on the basis of which the difference between acceptable and non-acceptable proposal, selection of one or more alternative, and deciding the order of priority, and giving importance to more profit in comparison to less profit, and priority of quick profit as compared to should be possible. There are number of technique or method used for evaluation of capital expenditure, which main are illustrated below for a diagram. अब है ना, आप इसके अंदर एक चीज समझना, सबसे पहले हम लोग बजटिंग के अंदर बात करते हैं कि बजटिंग के अंदर इवेल्युएट कैसे करना है। तो करते हैं स्टार्ट एक बार, देखो ध्यान दो। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल बजटिंग की, इवेल्युएट करना कैसे। तो आप एक चीज समझना, बजटिंग के अंदर जो इवेल्युएशन टेक्निक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी है ट्रेडिशनल टेक्निक और एक है मॉडर्न। बजटिंग की इवैल्यूएशन टेक्निक 2 पार्ट में, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करती है, डज नॉट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करती। और मॉडर्न कंसिडर करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। मेरी बात फिर समझना, आप लोग नोट से भी ध्यान देना। 2 तरह की टेक्निक है प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है। जैसे है ना, आप ऐसा समझो, आपने ये सोचा कि मेरे को मान लो डिग्री करने का है। अब मेरे को बताओ आपने क्यों सोचा है डिग्री करने का, व्हाट आर योर थॉट कि हाँ यार मेरे को ये काम करने का, ऐसा क्यों। पैसा कमाना है, अब सबसे पहले पैसा कमाना है, चलो मनी अर्न करना है। सेकंड, रिस्पेक्ट सोसाइटी, पैसा तो कभी भी कहीं भी कमा सकता है ना, बट एक रिस्पेक्ट है कि पढ़ा लिखा कहलाता है। अच्छा अब मेरे को बताओ पैसा कमाना है, अब सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं पैसा कमाना है, तो
व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट, मतलब आज जैसे मान लो पैसा कमाना है, अब आप क्या मानते हो कि यार जिस दिन हमारा डिग्री होगा इतना पैसा तो कम से कम चाहिए। आज पैसा कमाना है तो पैसा कमाने की डेफिनेशन क्या है? 10,000 महीना कमा रहे हो तो ही पैसा कमा रहे हो, और लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो ही पैसा कमा रहे हो। सेटिस्फैक्शन। अब है ना, ऐसा समझो, आपने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, जैसे मैं आपको अभी लास्ट टाइम बता रहा था एमबीबीएस वाला एग्जांपल, है ना। इन्वेस्टमेंट किया मान लो 1 करोड़ का, अब रिटर्न, रिटर्न क्या मानते हो? वंस यू कंप्लीट एमबीबीएस कितना सैलरी मिलेगा आपको? 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एमबीबीएस करने के बाद कितना रिटर्न मानते हो? साल भर का इतना सैलरी तो चाहिए ना कम से कम, महीने का कितना सैलरी मानते हो? एक एमबीबीएस एक ग्रेजुएशन डिग्री है सिर्फ, तो कितना सैलरी मानते हो? मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 900 रुपये लगाए साल के, तो क्या ही रिटर्न है वो तो। बताओ इसमें कितना कितना रिटर्न मानते हो पर मंथ के अंदर? 65-70 हज़ार महीना, ठीक है ना। मतलब हाईएस्ट पैकेज 50,000 महीना आता है एमबीबीएस का, ये हाईएस्ट है अभी आज की तारीख में। 50,000 महीना हाईएस्ट है, इससे ऊपर मिलता ही नहीं एमबीबीएस में। और ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो 25,000 भी नहीं मिलता उन डॉक्टरों को, और सुबह 10 से लेकर रात के 8 बजे रगड़ते रहो। बट आप मेरे को एक बात बताओ, 50,000 महीना मिला, साल भर कितना कमाया? तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ पे बैक, कि यार जो मैंने इनिशियल पैसा लगाया वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा। ये तो दिमाग लगाओ ना, कि अगर साल के 6 लाख रुपए कमा रहा हूं मैं और 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो 1 करोड़ कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा? 15 साल लगेंगे, 15-17 साल लगेंगे। अब मेरे को एक बार अप्रोक्सीमेट 15, मतलब 15 से ऊपर ही जा रहा है ये फिगर। अच्छा अब मैं बोलूँ यार चलो अगर हमने सीए किया या सीए में किया, इन्वेस्टमेंट कितना मान रहे हो बताओ? कितना इन्वेस्टमेंट हायर एंड बता दो? 5 लाख रुपए। 5 लाख तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 5 लाख लगता ही नहीं है। 5 लाख कहाँ लग रहे हैं? अभी तक आप कॉस्ट सीए की कॉस्ट किया तो कितना पैसा लगा है? फाउंडेशन का 40-50 हज़ार कोचिंग का दिया, और इंस्टीट्यूट में फॉर्म भरा 20-22 हज़ार रुपए का, और अभी 20,000-23,000-40,000 का फॉर्म मान लो सीए सीए में दोनों मिला करके, और कोचिंग का 80,000, 2 लाख रुपए खर्चा हुआ अभी तक। फाइनल का 1 लाख रुपए और पकड़ लो, 3-4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है हायर एंड पे। और कितना रिटर्न मानते हो? चलो जिस दिन डिग्री कंप्लीट होगी इतना तो महीने का मिलना चाहिए। क्या मानते हो, 50,000 महीना या ज्यादा? ज्यादा, इससे ज्यादा ही मिल जाए, आराम से मिलता है इससे ज्यादा, मतलब आराम से मिलता है प्रोफेशनल को इससे ज्यादा। अपन ये मान ले चलो सर हायर एंड पे 75,000 पर मंथ तो मैं कमाऊंगा, तो 9 लाख रुपए तो पहले साल 3 महीने पे बैक आ गया आपका। तो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए आज मान लो कोई मशीन खरीदनी हो, तो मशीन को खरीदने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट होता है पे बैक, कि पैसा कितने टाइम में रिकवर होगा। अब यहां मैंने आपको एक टेक्निक बताई ट्रेडिशनल, एक टेक्निक बताई मॉडर्न। और ट्रेडिशनल टेक्निक में मैंने क्या बोला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करती। मॉडर्न टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करती है। तो अब आप ध्यान दो, देखो ट्रेडिशनल टेक्निक, यहां आप लिख दो डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नहीं पे लिख दो डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और यहां पे कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट क्या होता है अपन आगे सीखते हैं एक बार हम लोग। अब है ना, इसको अगले पॉइंट ऑफ व्यू समझना, जब भी हम लोग कैपिटल बजटिंग, अब जब भी हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक की बात करते हैं, मैंने क्या बताया, ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट 2 तरीके से करेंगे। पहली टेक्निक का नाम है पेबैक, सेकंड का नाम है एआरआर। और मॉडर्न के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट 3 तरह से करेंगे, एनपीवी, पीआई और आईआरआर। ऐसा मस्ती के चाहता हूं, मेरी बात फिर समझना। ट्रेडिशनल टेक्निक में हम लोग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कितने तरह से करेंगे? 2 तरीके से। मतलब ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट बाय यूजिंग 2 टेक्निक, पेबैक एंड एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और मॉडर्न के अंदर हम लोग इवैल्यूएट 3 तरीके से करेंगे, एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। अब आप एक बात बताओ, आपने
पेबैक के हिसाब से मैं बात करूं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एमबीबीएस करो और सीए करो, तो बताओ पेबैक के हिसाब से कौन सा ज्यादा बेटर डिग्री है? सीए। पेबैक बोलेगा पैसा जहां जल्दी रिकवर होता है, एमबीए 15 साल लग रहे हैं, वहां अपना 3 महीने में पैसा रहे। पेबैक बोलेगा जहां जल्दी रिकवर हो रहा है, बट फिर भी लोग एमबीबीएस भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ और फैक्टर उनके माइंड में हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट, आपने पहला डिसीजन लिया पेबैक, अब पेबैक पेबैक बोलता है यार जहां पैसा जल्दी रिकवर हो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो। एनपीवी अलग क्राइटेरिया बोलेगा, पीआई अलग क्राइटेरिया बोलेगा। तो हर टेक्निक के अपने अलग अलग चीजें, पेबैक के हिसाब से जहां पैसा जल्दी रिकवर हो वो सिलेक्ट कर लो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जहां रिटर्न ज्यादा हो वो सिलेक्ट करो। गेटिंग माई पॉइंट? तो बट हम लोग क्या करेंगे, एवरी टेक्निक से प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे। अब इन इवेल्युएशन टेक्निक को सीखने के पहले सबसे पहले पहला कंसेप्ट जो सीखना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा अपने, मीनिंग ऑफ वर्ड कैश फ्लो। तो लगाओ हेडिंग आप लोग, देखो कैश फ्लो, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट लिखो कैश फ्लो। अब लिखना है इसके अंदर, इन बजटिंग whenever a project is evaluated, मतलब जब भी हम प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं, by using various techniques, हम जब भी बजटिंग में प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं अलग अलग टेक्निक को यूज करके, कुछ टेक्निक मैंने बताई जैसे पे बैक, ARR, एनपीवी, पीआई, IRR, ये कुछ टेक्निक्स है। इसमें तुम ARR मत लिखो, क्यों नहीं लिखना वो आगे समझ है, ARR मत लिखो और कह देना एनपीवी, पीआई, IRR लिख लिया। always consider cash flow and not accounting profit। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। कैश फ्लो मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर depreciation। while accounting profit means profit after tax and after depreciation। ध्यान से सुनना बेटा, बजटिंग में जब भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं हमेशा क्या कंसिडर करना है अपने को, कैश फ्लो एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। है ना? क्या हुआ? अब देखो सुनो क्या बोल रहा हूं, जब भी बजटिंग के अंदर हम लोग टेक्निक की बात करेंगे, एनपीवी, पीआई, IRR और पेबैक, सिर्फ ARR नहीं। मैंने क्या लिखा है, बजटिंग में जब भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक, कौन कौन सी, पेबैक, एनपीवी, पीआई, IRR, ऑलवेज कंसिडर कैश फ्लो एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग बजटिंग के अंदर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे हमेशा कंसिडर क्या करना है अपने को, कैश फ्लो मतलब होता है प्रॉफिट टैक्स के तो बाद बट डिप्रीशिएशन के पहले। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डिप्रीशिएशन। इसका मतलब ये ध्यान रखना, आप जब भी कोई टेक्निक पेबैक, एनपीवी, पीआई, IRR की बात कर रहे हो हमेशा आप क्या यूज करोगे, कैश फ्लो। कभी भी अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज नहीं करना है।
मतलब अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है तो उसको किसमें कन्वर्ट करोगे आप? कैश फ्लो में। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको, ठीक है ना? एक एग्जांपल लिखो, डिफरेंस अपन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। लिखो आप एक एग्जांपल, कैलकुलेट इन फॉलोइंग। सिंपल, सेल 15 लाख की है, 6 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है, टैक्स की रेट 30% है। अब सब लोग एक बार इधर ध्यान देंगे, देखो नोटिंग कर लिया? सब नोट कर लिया? कर लो फटाफट, नोट कर लो एक बार। नोट कर लिया सबने? ठीक, अब सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो मैंने क्या बोला, अपन सबसे पहले क्या सीख रहे बच्चों? कैश फ्लो। अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो दो मतलब सीख रहे हैं हम लोग। अब मैं ना आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करने के दो अल्टरनेट बताता हूं। लिखो आप अल्टरनेट नंबर 1। अल्टरनेट 1, सेल 15 लाख की, मैंने लेस किया वेरिएबल कॉस्ट। कितना है बेटा वेरिएबल कॉस्ट? तो अब तुम्हें ना सब ध्यान है, ये आया प्रॉफिट बिफोर, सब लोग इधर ध्यान देंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग अब इधर ध्यान देना, कॉपी बाद में। अब मैं बताओ पहले टैक्स लेस करूं या पहले डेप्रीशिएशन लेस करूं? डेप्रीशिएशन तो अलाउड खर्चा है ना, जैसे इंटरेस्ट अलाउड है वैसे डिविडेंड और इंटरेस्ट है। किसको लेस करोगे बताओ टैक्स के पहले? इंटरेस्ट तो अलाउड, डिविडेंड अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट तो अलाउड है। अब मैं इसमें लेस कर देता हूं पहले। और डेप्रीशिएशन नेचर क्या होता है? नॉमिनल, नॉन कैश। देखो आप समझना, ये पैसा मेरे पास कैश में आया, ये खर्चा कैश में हुआ, मेरी जेब में कैश कितना पड़ा है? 9 लाख। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस अलाउड है? अच्छा कितना डेप्रीशिएशन है बताओ? 10 लाख कॉस्ट है, लाइफ एसएलएम मेथड मान लो 2 लाख, तो डेप्रीशिएशन हुआ 2 लाख का। अभी सब इधर देखना, कॉपी बाद में। तो ये आता है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा अब मेरे को बताओ मेरे पास कैश कितना पड़ा है जेब में? क्या कैश 9 लाख है कि 7 लाख है? बोलो। कैश तो कैश थोड़ी ना कम हुआ, डेप्रीशिएशन चार्ज करने से। बोलो कैश कम हुआ क्या? नहीं। हाँ। अब ध्यान दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 7 लाख। अब बताओ क्या लेस करेंगे? पहले टैक्स लेस करें। अब मैंने लेस किया टैक्स, तो ये आया प्रॉफिट। अब बेटा ये ध्यान रखना, ये जो फिगर है ना इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। आप लोग जैसे कैश फ्लो पढ़ रहे हो, कैश फ्लो में भी तो ये होता है कि कैश कितना बचा है। आप ये समझना, ये 4,90,000 मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, दिस इज नॉट अ कैश फ्लो मेरी जब मैं। अच्छा बताओ मेरी जब कैश कितना बचा है बताओ? 9 लाख में से टैक्स हो गया होगा ना 2,10,000। 9 माइनस 2 10, 9 माइनस 2 6,90 बचेगा। तो कैश 6,90 बचा है।
बट अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? अब जब भी हम लोग बजटिंग की बात करेंगे, बजटिंग हमेशा बात करेगा कैश फ्लो की। मतलब अगर आपके पास में ये वाला फिगर है तो इसको हमेशा कैश फ्लो पे कन्वर्ट करना है, ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। कभी भी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे इवेल्युएट नहीं करेंगे हम लोग। जब भी हम लोग बजटिंग की बात करेंगे, बजटिंग हमेशा बोलो किसकी बात करेगा? कैश फ्लो की, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट। मतलब सर अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट पे खड़े हैं तो बोलो किस पे कन्वर्ट आना पड़ेगा हमको? कैश फ्लो। अब आप मेरे को बताओ, अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये अपना आफ्टर डेप्रीशिएशन और टैक्स है। अब अगर मेरे को कैश फ्लो पे आना है तो बोलो क्या करूं मैं दोबारा से? अपन ऐसे ही करते हैं कैश फ्लो में, एड बैक डेप्रीशिएशन, ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश ऐड करते थे ना, तभी तो कैश का फ्लो आएगा। तो अब मैं क्या कर देता हूं, इसमें ऐड क्या कर देता हूं? अच्छा कितना डेप्रीशिएशन है बताओ? तो ये आएगा मेरा। अच्छा इसको ऐसे बोल सकता हूं, प्रॉफिट टैक्स बिफोर, कितना है? अच्छा अब तो मैं ना, एक मिनट अभी कॉपी बाद में करना, अब आप इधर देखो मैंने जो लिखवाया था। कैश फ्लो का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अकाउंटिंग प्रॉब्लम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, क्वेश्चन में मान लो टैक्स की रेट गिवन नहीं हो, टैक्स की रेट गिवन ही नहीं है, मान लो टैक्स बोल दो 0 है, तो आप मेरे को बताओ क्या करते हैं आप? लेस करते? डेप्रिशिएशन लेस करोगे दोबारा ऐड करोगे फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई 2 लाख ऐड किया, टैक्स 7 लाख, टैक्स तो ही नहीं, वापस 2 लाख ऐड करो। तो अगर टैक्स की रेट गिवन नहीं हो या 0 हो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो क्या होंगे? हमेशा सेम। जरूरत ही नहीं आप डेप्रिशिएशन लेस भी करोगे दोबारा ऐड करना है आपको। समझे बात को? अगर टैक्स गिवन नहीं है तो आप सिंपल क्या करोगे, टैक्स लेस नहीं करके फिर आपको डेप्रिशिएशन लेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेप्रिशिएशन लेस हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उस पर टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। एक चीज मेरे को बताओ, ये 2 लाख रुपए से मेरे को आज सोचो, अच्छा यू समझो, 9 लाख पे आप 30% टैक्स निकालो, कितना आता? 270। कितना टैक्स आता? और अब मैं 7 लाख पे कितना टैक्स बन रहा है? 210। मतलब आप बताओ, ये 2 लाख डेप्रीशिएशन चार्ज करके 30% टैक्स बेनिफिट मिला, 60,000 टैक्स का छूट मिला ना मेरे को? यस और नो? तो सबसे पहले आप मेरी बात समझना, अगर मैं बात करता हूं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर। बजटिंग में हमेशा ध्यान रखना, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को? कैश फ्लो पे। बस ये समझ लेना अच्छे से, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं करना है। मैंने एआरआर हटाया क्योंकि एआरआर अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करता है, वो अपन अभी आगे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये करो कैलकुलेशन, लिखो फटाफट, नोटिंग करो इसको। कर लिया? नोट कर लिया पूरा कैश फ्लो तक? हैव यू नोटेड दिस वन? लिख लो फटाफट।
और अब लिखो अल्टरनेट नंबर 2। अब इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं। ये सबने नोट कर लिया? आ जाओ अल्टरनेट 2 पे। अब अल्टरनेट 2 में हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लेस कर देते हैं और डेप्रीशिएशन टैक्स का छूटे वो ऐड करते हैं हम लोग। तो लिखो अल्टरनेट नंबर 2। सेल वही कितने थी, 15 लाख। कितनी थी? तो अब ये प्रॉफिट 9 लाख। अच्छा लेस किया मैंने टैक्स, क्या रेट है बताओ? मैंने पहले डेप्रीशिएशन लेस नहीं किया, मैंने टैक्स लेस कर दिया डायरेक्टली। मैंने अब इस बार डेप्रीशिएशन लेस नहीं किया, मैं डायरेक्ट टैक्स लेस कर दिया। समझ आया? अच्छा अब मैं कह सकता हूं कैश फ्लो को ऐसे लिख सकता हूं, प्लस डेप्रीशिएशन पे शील्ड। शील्ड मतलब बेनिफिट, शील्ड मतलब टैक्स का। अभी आप देखो ऊपर अपना आंसर कितना है 690। मैं इधर क्या करता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है और डेप्रीशिएशन पे टैक्स का जो बेनिफिट मिल रहा है वो कितना है। आप देखो डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना है, डेप्रीशिएशन 2 लाख का है ना, 2 लाख का 30% टैक्स का छूट है ना आपको, भाई किसी को देना नहीं है। आप समझो मैंने असेट का डेप्रीशिएशन चार्ज किया, उस पर टैक्स का पैसा बचाया, 2 लाख का डेप्रीशिएशन चार्ज किया, उस पर 30% टैक्स बचाया, तो 60,000 का टैक्स का बेनिफिट है ना मेरे को। मेरी बात फिर सुनना, 2 लाख रुपए का आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया, उस पर 30% टैक्स बचाया आपने, तो आपको नेट क्या होगा बताओ? 630। तो ये कैश फ्लो हो जाएगा मेरा 690। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाओ। तो दोनों अल्टरनेट से कर सकते हो आप, बट बेटर है अल्टरनेट 1 यूज करेंगे हमेशा हम लोग। तरीका बता दिया मैंने आपको, बट क्योंकि कहीं कहीं अपने हो सकता है तरीका टू यूज करना पड़े, कहीं कहीं यूज करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम केस में अल्टरनेट 1 ही करना है, बट आंसर दोनों अल्टरनेट में सेम रहेगा। और नीचे लिख दो डेप्रीशिएशन टैक्स टैक्स रेट। Should I explain this again? बोलो। वापस समझाऊं क्या? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? तो अब बताओ, जब भी अपन बजटिंग की बात करेंगे सबसे पहले अपन ने किसका कंसेप्ट सीखा? कैश फ्लो। और अपने को क्या यूज करना है हमेशा? कैश फ्लो। और क्या नहीं करना है अपने को? कौन कौन सी टेक्निक के लिए? पेबैक के लिए, आईआरआर के लिए, एनपीवी के लिए और पीआई के लिए। एआरआर में अपन अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज करेंगे, वो वहां जब पढ़ेंगे तब समझा दूंगा मैं। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है सबको? चलो अब आ जाओ नोट्स पे, आ जाओ वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पढ़े एक बार क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो। ABC Limited is evaluating the purchase of a new project with depreciable base of रुपी 1 लाख। ये depreciable base है ना, इसका मतलब है असेट की बेस, मतलब
इतना डिप्रिशिएशन लगाना है हमको, 1 लाख का डिप्रिशिएबल बेस है, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ 4 ईयर, एंड चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिप्रिशिएशन, मतलब कितना चेंज हो रहा है अर्निंग बिफोर टैक्स डिप्रिशिएशन, 45,000 ईयर 1, 30,000 ईयर 2, 25,000 ईयर 3, 35,000 ईयर 4, मतलब अर्निंग बिफोर, ये सब पॉजिटिव चेंज है, मतलब बढ़ रहा है इतना। Assuming straight line depreciation and 20% tax rate, you are required to calculate relevant cash flows. Cash flow निकालना है आपको, ठीक है। तो अपन लिखते हैं एक बार, लिखो आप फर्स्ट क्वेश्चन, बताओ डेप्रिशिएशन पर एनम कितना हो जाएगा? 25,000 रुपए। अब ऐसा एक फॉर्मेट बना लो, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है पहले साल में? 45,000, 30,000, फिर 25,000, 35,000। ये बिफोर डेप्रिशिएशन और टैक्स है ना? बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स। अब मेरे को बताओ, बताओ सबसे पहले क्या लेस करें? सबसे पहले क्या लेस करें? टैक्स के पहले डिप्रिशिएशन, डायरेक्ट टैक्स लेस नहीं करना, और डायरेक्ट टैक्स लेस करोगे डिप्रिशिएशन टैक्स छूट जोड़ देना फिर, ठीक है ना। बट अपन पहले डिप्रिशिएशन लेस कर देते, कितना है बताओ हर साल? तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। बीस हजार, 5,000, नील और 10,000। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? क्या रेट पे टैक्स है? 4,000, प्रॉफिट डिनर डेप्रिशिएशन 2,000। ये कैश फ्लो आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? बोलो ये कर लिया सबने? तो अब जो कैश फ्लो, इसका मतलब प्रॉफिट किसके बाद है? टैक्स के तो बाद, बट किसके पहले? गुड। बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन?
क्लियर सबको? चलो अब देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के तरीके की। आप पढ़ो एक बार। Now, the first evaluation technique is payback method. This is the most easy method to be used for evaluation of capital expenditure. This method is also called payout and payoff method. The period in which we get invested amount back is called payback period. Payback का मतलब क्या होता है? अपन ने पैसा लगाया और कितने टाइम में अपने को रिकवर हो रहा है. The annual income received from the invested capital or whatever saving are there are called cash earning or net cash inflow. On the basis of net cash inflow, the payback period of investment is known. If in all the net cash inflow remains same, the investment divided by annual amount which gives the payback period. ठीक है ना? तो अब तुम लिखो एक बार payback. छोटा सा थ्योरी लिख लो, मैं लिखा था. लिखो लिखो payback method. Evaluation technique में पहला लिखो the time taken to recover इनिशियल इन्वेस्टमेंट. कितना समय लग रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में. ऑन बेसिस ऑफ पेबैक शॉर्टर पेबैक जिसका पेबैक कम है उसको सेलेक्ट करेंगे. पेबैक मतलब क्या है? जिसका पेबैक हम लोग छोटा है उसको सेलेक्ट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ पेबैक. फॉर यूनिफॉर्म ऑब्लिक सेम कैश फ्लो. मतलब मान लो कैश फ्लो हर साल बराबर है. हर साल मान लो 20,000 रुपए कमा रहे हैं अपन. यूनिफॉर्म सेम कैश फ्लो. तो पेबैक इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन एनुअल कैश फ्लो, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट. ध्यान रखना, या फिर बोल रहा हूं वर्ड यूज किया कैश फ्लो, अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज नहीं किया मैंने वर्ड. ठीक है, नोट कर लिया? सब नोट कर लिया? एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. नोट कर लिया सबने? देखो, सपोज प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख and yield annually profit of 3 लाख after depreciation at 12%. चलो इसको भी मैं कल से कराता हूँ यार, इसको कल करते हैं इसको.